विश्व की प्राचीनतम नगरी वाराणसी का स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली रही है। आज जब हम भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहे हैं, तब स्वाधीनता के इस महान वर्ष में स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष की गाथाओं को याद कर रहे हैं। देश की आजादी के हीरक जयंती का उत्सव है अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के जरिए देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले वीर योद्धाओं और आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले उन तमाम गुमनाम नायकों को अब पूरा देश जान सकेगा। अमृत महोत्सव के अवसर पर ये इस जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो परिप्रेक्ष्य है, जो उसका विविध आयाम है, उसके जो विविध आयाम हैं और जो सुदृढ़ आधार है, इस पर अगर हम चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि सामाजिक भी इसका सरोकार है, इसका राजनैतिक सरोकार है, आर्थिक सरोकार है, इसके सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार हैं। हम विवेकानंद जी को, दयानंद सरस्वती को, इन सभी लोगों के माध्यम से देखते हैं, राजा राम मोहन राय के माध्यम से हम नवजागरण को देखते हैं। तो इन सब ने, भीलों का भी योगदान है, आदिवासियों का भी योगदान है, सभी वर्ग ने समावेशी रूप से इस स्वतंत्रता आंदोलन को एक बड़ा जन आंदोलन बनाया और जिसकी परिणत रही 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के पन्नों को जब पलटते हैं तो देखते हैं कि 17वीं-18वीं शताब्दी में व्यापार के उद्देश्य से स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और अंग्रेजों के बढ़ते अधिकार के कारण तत्कालीन शासकों व जनता में आक्रोश बढ़ने लगा। आखिरकार बढ़ते आक्रोश के कारण प्लासी और बक्सर की लड़ाइयाँ भारतीय इतिहास में अंग्रेजी नीतियों के विरोध का अनुपम उदाहरण साबित होती हैं। हालांकि यहीं से ब्रिटिश राज का उदय भी होता है। राष्ट्रीय आंदोलन को आधुनिक संदर्भ में जब हम देखते हैं तो निश्चित रूप से जब हम पुर्तगालियों का आगमन देखते हैं, तब से स्वतंत्रता के लिए एक प्रतिरोध जो भारतीयों ने किया वो प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में अगर हम देखते हैं पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को, तो हम 1857 के पहले के कालखंड को, 1857 से लेकर के और गांधी जी के आगमन तक के कालखंड को, और उसके बाद गांधी जी के बाद आने के बाद जब वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं, उसके बाद जो 1947 तक का कालखंड है, इन तीन वृहद भागों में हम स्वतंत्रता के आंदोलन को देख सकते हैं। आताताई अंग्रेजों के खिलाफ जारी संघर्ष से काशी की जनता भी अछूती नहीं रही। अंग्रेजों को बनारसियों के भी अदम्य साहस का सामना करना पड़ा। वाराणसी के शिवाला घाट की पथरीली सीढ़ियों पर मौजूद चेत सिन्ह किले की शौर्य गाथा स्वतंत्रता आंदोलन में बनारस की शान को और बढ़ा देती है। काशी केदार खंड क्षेत्र का ये किला प्रथम विद्रोह वर्ष 1781 के अमर गाथा का गवाह है। अंग्रेजों और आसफुद्दौला में हुई संधि के फलस्वरूप राजा बनाए गए चेत सिंह को सालाना मासिक किस्त देना तय था। कुछ समय पश्चात तय रकम से ज्यादा मांग बढ़ने पर चेत सिंह ने बढ़ी रकम देना इनकार कर दिया। तब गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजा को गिरफ्तार करने के लिए आक्रमण किया। तब नागरिकों और राजकीय सैनिकों ने ऐसा हमला बोला कि वॉरेन हेस्टिंग्स को जनाना पार्टी में छुपकर भागना पड़ा और अपने पीछे पिंगली वाक्य छोड़ गया, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जीन, भागा रे भागा वॉरेन हेस्टिंग्स। सबसे बड़ी बात, बनारस जो था ये यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, बंगाल और बिहार और इन सारे ही प्रोविंसेस का जो सूत्र, मतलब जो सेंटर था, वो था वाराणसी। यानी सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो हो रही थी, उनका जो कोऑर्डिनेशन का काम हो रहा था वो बनारस में हो रहा था। और ये कोऑर्डिनेशन का काम जिन्हें सौंपा गया था, उनका नाम था विभूति प्रिया। इस तरह से दो व्यक्ति थे जिन्हें इस कोऑर्डिनेशन का काम सौंपा गया था। और काशी में रास बिहारी बोस, शशीन्द्रनाथ सान्याल, मनमथ नाथ गुप्त,
भूपेन्द्र नाथ सान्याल और शचीन्द्र नाथ बख्शी, न जाने कितने क्रांतिकारियों का नाम काशी के इस फेज़ में, इस चरण में आता है। और यहाँ के जो जैसे क्रांतिकारी आंदोलन के काशी का मुकुटमणि के रूप में देते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जो सभी लोग जानते हैं जिनका नाम, कि जिन्होंने यहाँ पे संस्कृत के अध्ययन के लिए काशी में आए और काशी ने उन्हें क्रांतिकारी बना के यहाँ से वापस भेजा। तो इस तरह से क्रांतिकारी आंदोलन में जो है ये काशी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 18वीं शताब्दी का एक और प्रसंग अंग्रेजों के पीछे हटने का कारण बना, जब काशी में जल कल के पंप बढ़ाने के लिए भदैनी मोहल्ले में वहां स्थित राम मंदिर भी तोड़ा जाना था। इस खबर से आहत धर्म प्राण काशीवासी राम काज छन भंगो शरीरा के जय घोष के साथ वहां हल्ला बोल दिया। भदैनी मोहल्ले में प्राचीन राम जी का मंदिर खोला जा रहा है, चलिए आप लोग, चलिए कामकाज बंद कीजिए, राम जी का बुलावा आया है। जय श्री राम, जय श्री राम। सरकारी सामानों को गंगा नदी में फेंक दिया। अंततः काशी वासियों के विरोध के सामने अंग्रेजों ने हार मानी और राम मंदिर छोड़ दिया। राम हल्ला के रूप में प्रसिद्ध राम मंदिर आज भी सुरक्षित भाव से वहां स्थापित है। तो काशी उस सनातन धर्म की वैचारिकी के उद्भव की भूमि रही है, और वह सनातन धर्म यह है कि सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम, कि दूसरे के अधीन हमको रहना है तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं है, और अपने अधीन हैं, अपने वश में हैं तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। तुलसीदास ने इसी का अनुवाद किया, पराधीन सपने सुख नहीं। तो काशी स्वातंत्र्य चेतना के जीवन दर्शन का उद्भव स्थली रही है, और इस रूप में स्वतंत्रता आंदोलन को जो पराधीनता के विरुद्ध आंदोलन है उसको इसने बराबर गति दी, दिशा दी, उसको सक्रिय बनाया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह 1857 को माना जाता है, और इतिहास की पुस्तकें कहती हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 की संध्या को मेरठ में हुई थी। इसीलिए भारतवासी 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। इस संग्राम की शुरुआत करने का श्रेय बलिदानी सिपाही मंगल पांडे को जाता है, जिन्होंने कथित रूप से चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में अपने एक अफसर को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी बंगाल में गोली से उड़ा दिया था, जिसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु कालांतर में उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध हो गया। उसी दौर में रानी लक्ष्मीबाई, जो अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी न दिए जाने के कारण अंग्रेजों से नाराज थी, उन्होंने भी क्रांति का झंडा लहराया। स्वातंत्र्य संघर्ष का अलख जगाने वाली बेजोड़ वीरता और अद्वितीय बलिदान के प्रतीक काशी की बेटी झांसी की रानी का जन्म वाराणसी में हुआ था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई ने अभूतपूर्व वीरता और साहस का परिचय देते हुए देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप आगे चलकर बदला, जो राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ा। माना जाता है कि इसकी शुरुआत कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 से हुई। स्थापना के कुछ समय बाद ही उसमें राष्ट्रीय नवचेतना की अभिव्यक्ति होने लगी थी। कांग्रेस को लेकर जहां अंग्रेज सतर्क होने लगे, वहीं कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के वैचारिक मतभेद भी अंकुरित होने लगे थे। इसका बीज पड़ा 21वें अधिवेशन में, जो वाराणसी में 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादियों की याचिका एवं याचना की नीति का
कड़ा विरोध किया, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1907 में हुए सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दलों के रूप में बंट गई। बनारस अधिवेशन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक युगांतकारी मोड़ दिया। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभ हुए स्वराज की मांग के साथ पहली बार आंदोलन को सुनिश्चित लक्ष्य प्रदान किया गया। देखिए, वाराणसी जो है वो इतिहास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ की जो मिजाज है यहाँ का, वो यहाँ के इतिहास में यहाँ के जो घटनाएं घटी हैं उनमें बड़ा स्पष्ट दिखता है। उसी घटना में से उसी क्रम में एक आता है यहाँ पे जो बनारस का अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था 1905 में, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो उसमें ये पढ़ने को मिलता है कि उस समय जो प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाले थे इंग्लैंड से भारत की यात्रा पर, उसका भारत में बहुत अधिक विरोध हो रहा था, भरपूर विरोध हो रहा था और काशी जो था उस विरोध का एक ज़बरदस्त सेंटर था। तो ये नौबत आ गई थी कि जो कांग्रेस में एक गरम दल बन गया था और एक नरम दल बन गया था, और क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो नरम दल का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए उनको तिलक जी के सामने अपनी पगड़ी उतार के उनके चरणों में रख देनी पड़ी, इस प्रार्थना के साथ कि जब तक उनको भारत में उनके स्वागत करने का प्रस्ताव इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पास नहीं हो जाता, तब तक वो इस जो सभा चल रही थी उसमें अंदर ना आए, क्योंकि अगर वो अंदर आते तो शायद वो प्रस्ताव जो था वो कभी भी पास ना हो पाता। ब्रिटिश समाजवादी व महिला अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी के जरिए ब्रह्म विद्या को बढ़ावा दिया और 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसने बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाया। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय व उनकी सहयोगी डॉक्टर एनी बेसेंट का उद्देश्य ही ये था कि इस विश्वविद्यालय से ऐसे देशभक्त निकलें जो राष्ट्र की सेवा करें। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में विशेष रूप से जो आंदोलन बाद में राष्ट्रभाषा को लेकर के उपस्थित हुआ, वो उसमें काशी सबसे आगे रहा। काशी में यह चिंतन और बहुत आगे गया और सारा शिक्षित समाज कारमाइकेल लाइब्रेरी में उपस्थित होकर के, और उस समय जो अंग्रेज के अधिकारी थे, बड़े पद पर यहाँ के थे, उनके साथ बराबर यह संवाद बनाने में सफल हुआ कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है, हिंदी है, उसे ही सरकारी कामकाज की भाषा होनी चाहिए। और यह श्रेय काशी के आंदोलनकारियों को, काशी के बुद्धिजीवियों को जाता है कि उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी को जो है काशी से सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, जो बाद में अंग्रेज शासन के द्वारा ही संपूर्ण प्रदेश में जो है वो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अपनाई गई। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता संग्राम में वाराणसी नगर भी प्रमुख रूप से भागीदार बन गया। जगह जगह आंदोलन होने लगे। यहाँ की नगरीय भौगोलिक स्थिति क्रांतिकारियों के लिए मददगार थी। घनी बस्तियों के बीच गलियां छुपने में सहायक थीं। चल रहे आंदोलनों के मध्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू शिव प्रसाद गुप्त के संकल्प से 1921 को महात्मा गांधी के द्वारा काशी विद्यापीठ की स्थापना के साथ ही विद्यापीठ का परिसर आंदोलन का गढ़ बन गया। डॉक्टर भगवान दास, आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे अनेक राष्ट्र नायकों ने इसका नेतृत्व किया। यहाँ महात्मा गांधी आकर जिस कक्ष में देश की आज़ादी का ताना बाना बुना करते थे, वो कक्ष आज भी मौजूद है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त के व्यक्तित्व की ये महानता थी कि उन्होंने तन मन धन से इस संस्था की सेवा की
और उन्हीं की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई। जब जब आंदोलन हुए तब तब यहाँ के सभी विद्यार्थियों, अध्यापकों ने स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी के रूप में भाग लिया। काशी में ही काशी विद्यापीठ, जो अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहा जाता है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी, उनकी यह कल्पना थी कि एक राष्ट्रीय शिक्षा का राष्ट्रीय केंद्र बने, जहाँ स्कूली पढ़ाई के साथ, किताबों की पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना को भी जगाया जा सके और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए, देश को स्वतंत्र बनाने वाले छात्रों का निर्माण हो सके। काशी विद्यापीठ के परिसर में ही राष्ट्र के प्रति प्रेम, विश्वास और भावनात्मक लगाव को दर्शाता भारत माता मंदिर भी स्थित है। राष्ट्र प्रेम से ओत-प्रोत ये मंदिर धार्मिक आस्था की जगह देशभक्ति की अलग जगाता है। इस मंदिर में देवी देवता की मूर्ति की जगह अखंड भारत का मानचित्र भूस्थल पर उकेरा गया है। इस मानचित्र को बनाने में 11 × 11 इंच के 762 संगमरमर के टुकड़ों का उपयोग किया गया है। मानक के अनुरूप भारत का क्षेत्रफल, समुद्र तल और पहाड़ी श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है। ये भारत माता मंदिर आज की पीढ़ी को अखंड भारत का दर्शन कराता है। वर्ष 1928 में भारत के लिए सुधार के संदर्भ में विचार करने के लिए बने साइमन कमीशन का विरोध वाराणसी में जबरदस्त रहा। विरोध के कारण अंततः कमीशन के 7 सदस्यों को अपमानित होकर यहां से जाना पड़ा। नमक सत्याग्रह में भी ये शहर नमक बनाकर जनता के बीच बांटकर विरोध करता रहा। आंदोलन के तीव्र होने पर गिरफ्तारियां होने लगी और जनता ने विरोध के साथ अपनी गिरफ्तारियां दी। क्रांतिकारी आंदोलन के मुकुटमणि चंद्रशेखर आजाद ने प्रारंभिक जीवन यहीं से प्रारंभ किया। किशोरावस्था में ही सत्याग्रह के सिलसिले में वो गिरफ्तार हुए और अदालत में जज के पूछने पर अपना नाम आजाद बताया। उसी समय से किशोर चंद्रशेखर का नाम आजाद हो गया। किशोरावस्था में भारतीय क्रांतिकारी दल के सदस्य बनने वाले चंद्रशेखर आजाद नगर के सेंट्रल जेल में भी बंद थे। वहां उन्हें कोड़े मारे गए थे। आज उसी स्थान पर आजाद की प्रतिमा स्थापित की गई है। सामने से गुजरने पर जेल के बंदियों का सर यहाँ अदब से झुक जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलनों के साथ गांधी जी द्वारा दिया गया नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का व्यापक असर वाराणसी नगर में भी पड़ा। जगह जगह आंदोलन हिंसक हो गए। थानों, स्टेशनों पर हमला होने लगा। रेल पटरियां उखाड़ी जाने लगी। उस समय का नगर क्षेत्र सैयद राजा रेलवे स्टेशन पर भी हमला हुआ। नगर के उत्तरी क्षेत्र चोलापुर थाने पर झंडा फहराने पर गोलियां चली और थाने पर 5 लोग शहीद हो गए। उन बलिदानियों की याद में चोलापुर थाने के बगल में ही स्मारक बना है। देश को आज़ाद कराने के लिए जब स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ, उस समय इसी काशी में बंगाल से सचिंद्रनाथ सान्याल, रास बिहारी बोस जैसे लोगों ने काशी की गलियों को अपना आश्रय स्थल बनाया। चाहे वो अहिंसक आंदोलन रहा, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा, चाहे वो क्रांतिकारी आंदोलन रहा, काशी की जनता ने, काशी के आम नागरिक ने इसमें भाग लिया और स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई चेतना, एक नया उद्घोष प्रदान किया। आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। इसमें पूरे देश के साथ काशी के उन शहीदों का बहुत बड़ा योगदान है। हम उन सभी शहीदों को नमन करते हैं। क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह का भी नाता बनारस से रहा। जलियांवाला बाग कांड के उपरांत प्रतिशोध का जुनून लिए उधम सिंह बनारस आ गए। यहाँ कुछ महीने प्रवास के बाद नाम बदलकर वो लंदन रवाना हो गए। वहाँ कुछ वर्षों बाद जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी जनरल डायर को भरी सभा में गोली मारकर उन्होंने अपने सीने में धधक रही आग को ठंडा किया। क्रांतिकारी व सिद्धहस्त लेखक मनमथ नाथ गुप्त का भी कार्यस्थल वाराणसी था। इन्होंने अपने कृतियों और लेखनी से आजादी का बिगुल फूंका।
स्वाधीनता संग्राम के दौरान अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरोध में अपनी लेखनी से देशवासियों में जोश जगाने और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने वाले साहित्यकारों, पत्रकारों जैसे मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद व बाबूराव विष्णु पराड़कर ने वाराणसी से अपनी महती भूमिका निभाई। आज़ादी की लड़ाई का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, साहित्यकारों अथवा पत्रकारों की लेखनी को कदापि भुलाया नहीं जा सकेगा। उसके पीछे एक बड़ा तर्क यह है कि जब आज़ादी की लड़ी जा रही थी तो आंदोलनकारी जिस रूप में सामने थे वो तो थे ही, लेकिन छिपे तौर पे कलम के जो धनी लोग थे, कलम के जो कलमकार थे, वे भी अपनी इस लड़ाई में अपना सहयोग कर रहे थे अपनी कलम के द्वारा। और आप सभी जानते हैं और आश्चर्य भी होगा जानकर कि इस शहर से खासकर काशी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। रणभेरी जैसा अखबार निकलता था और रणभेरी अंग्रेजी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ऐसी आवाज़ थी जो अंत तक अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लग सकी, और लेकिन उसने अपना आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ऐसा रहा है ये काशी का स्वरूप, जहाँ साहित्यकारों और पत्रकारों ने अपनी लेखनी के जरिए एक बहुत ही खास भूमिका अदा की, जो कभी भी कदापि भुलाया नहीं जा सकेगा। स्वतंत्रता संग्राम के लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और आजादी के अमृत महोत्सव मनाते समय देश आज आत्मनिर्भर है। सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि उन दिनों घर घर का हर बच्चा, हर व्यक्ति अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए एक बार भी वो पीछे कदम नहीं हटाए। ये अमृत महोत्सव हमेशा अमृत की तरह ही हमारे देश में बरसता ही रहेगा और नई पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि वो कौन थे जो आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनका कहना सब कुछ हमारे साथ है और हम देश की आज़ादी अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। देश विकास के पथ पर तेजी के साथ बढ़ रहा है। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। आन बान शान से लहराते तिरंगे को देशवासी देशभक्ति की भावना के साथ सलामी दे रहे हैं। जय हिंद।